बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। अभी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और वहां पर वो ज़ख्मी होने वाले अहलकारों से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। उनकी अयादत करने के लिए, तीमारदारी करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मैसेज भी दिया आपके लिए स्पेशली आप लोगों बिल्कुल हमने कहा जरा एक मिनिस्टर साहब ने तो बहुत वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। और इस दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। ज़ख्मी अहलकारों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी अयादत की। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात DHQ में ज़ख्मी अहलकारों की अयादत कर रहे हैं और उसके बाद वो इस वक्त डॉक्टर से, नर्सेज से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको ये हिदायत कर रहे हैं कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत की है। नर्सेज उनको ब्रीफ कर रही हैं कि कैसी तबीयत है तमाम ज़ख्मियों की। शहबाज गिल भी इस वक्त वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के हमरा आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। फवाद चौधरी जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी पहुंचे हैं और ज़ख्मियों की अयादत की है। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर से उनको ब्रीफ भी किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं इस वक्त पहुँचे हैं वो DHQ में, जहाँ उन्होंने ज़ख्मी अहलकारों की अयादत की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी इस दौरे पर उनके हमरा थे और अयादत करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो पैरामेडिक स्टाफ था उससे भी मुलाकात की और हिदायत की कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मुयस्सर की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ कोरोना के दौरान बहादुरी से फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने खुसूसी हिदायत की कि यहाँ पर जो ज़ख्मी अहलकार मौजूद हैं उनको इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मुहैया की जाएँ। इस दौरे के मौके पर फवाद चौधरी के हमरा मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं ज़ख्मी अहलकारों की अयादत की फवाद चौधरी ने और दूसरी जानिब फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी कर। पंजाब पुलिस के जो जवान यहाँ पे ज़ख्मी हैं, जो सिविलियन यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, उनकी इयादत के लिए आए हैं। आमिर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज गिल साहब, हम तमाम लोग जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी करना चाह रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक बड़ी वाज़े उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी दिया और उन्होंने ये जो पुलिस की बहादुरी है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बहादुरी है उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है वो तो हम सब का एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो ज़ाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं
ہمیں ماضی میں پتہ ہے، ہم نے جب کراچی میں تحقیقات کی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس میں را کا ہاتھ تھا، اس میں وہ جو وہاں پہ جو فسادات کرائے گئے تھے فرقہ وارانہ، اس میں اس وقت جو تحقیقات سامنے آئی تھیں اس میں ہمارے دشمن ملک کا ہاتھ تھا۔ سو یہاں پر بھی جماعتیں ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ وہ کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے جو فتنے جس کے نتیجے میں ملک کمزور ہو، جس کے نتیجے میں آپ کی ایک عالمی حیثیت متاثر ہو، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کے لیے ہم حکومت کی سطح کے اوپر پاکستان کی جو پولیس ہے، اسپیشلی پنجاب پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، ہماری جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، بلوچستان کی، اور باقی جو سیکیورٹی اداروں نے جس طرح سے ان کو ایک جیل ہو کر کے اس فتنے کو ناکام بنایا، اس کے اوپر ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بڑے سنجیدہ ہیں، اور انشاءاللہ قطعی طور کے اوپر پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمیں پاکستان کو ریاست کو انڈرمائن کو کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اتنی بڑی جس کو سپر پاور جو ہے وہ افغانستان میں شکست نہیں دے سکے، ہم نے پاکستان میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری پاکستان کی فوج نے، ہم نے ان کو شکست دی ہے۔ پاکستان کی ریاست کمزور ریاست ہرگز نہیں ہے، اور کوئی یہ سمجھنے کی غلطی بھی نہ کرے۔ ہم اپنی ایک جہاں پر ہمارے جو جمہوریت ہے اس میں مختلف نقطہ نظر آتے ہیں، ان نقطہ نظر کو سنا جاتا ہے، اور یہی ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ حکومت کو ایک بلیک میل کر لیں گے، یا یہ سمجھیں گے کہ آپ حکومت کے اوپر طاقت سے بلوے کر کے کچھ کر لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے، 7 دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہیں، ان میں ہم شامل ہیں۔ سب سے بڑا دفاعی نظام پاکستان کا مسلم ورلڈ میں اگر آج کسی کا ڈیفنس سسٹم ہے، کسی کی فوج ہے، تو وہ پاکستان کی ہے۔ سو انڈرمائن نہ کریں، پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، جو بھی لوگ پاکستان کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کی ریاست ایک عظیم ریاست ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک عظیم قوم ہے اور اس کو آگے جانا ہے۔ دوسری بات، اسی تاثر کو میں یہ بھی یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہاں پہ جو ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا۔ کسی حکومت نے، کسی بین الاقوامی طاقت نے، یا کسی بین الاقوامی جو ملک ہے اس نے ہم سے اس طرح کے کسی ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ فیصلہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا، اور اس کے لیے میں اپنی جو انٹیریئر منسٹری ہے، ہماری جو ریلیجس افیئرز منسٹری ہے، اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کتنا ایک انہوں نے جوائنٹلی مل کر کے یہ ایکشن لیا، اور یہ الحمدللہ کامیاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات ایک دفعہ پھر فرملی جو ہے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے جو چیف سیکریٹری پنجاب اور کمشنر اور دیگر جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی کہ آپ کے بچے ہیں۔ یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی، یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی، اس کے بعد یہ جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے استعمال کی تھی۔ آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں، اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے، وہ ان کو یہ کہے کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے کوئی اور بچہ بلونگڑا ہو PMLN کا۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی۔ آپ نے یہاں پر الیکشنوں میں حصہ لینا ہے، آئین کی حدود میں رہ کے کرنا ہوگا، قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے، یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے۔ نہ آپ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کریں گے، نہ آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے۔
अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अहकामात दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा, जाती उम्रा का। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने ये बात वाज़ेह की है। एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्जे किए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मांग की। पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्ज़ों की ज़मीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफर्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ज़मीनें छुड़ाई गईं। उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई 100 किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रो के कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है। सारी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया, पैलेस बना लिया। इसी तरीके से और जो हमारे MNAs थे उनमें दानियाल अजीज़ साहब का भी नाम शामिल था, उसमें और भी बड़े MNAs का नाम शामिल थे। इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ वागुजार कराएगी ज़मीनें, और इसमें नॉन पॉलिटिकल भी थे। खुद हमारे पास जेलम में हमने सैकड़ों एकड़ जगह जो है खाली कराई, जिसके पीछे पुश्तपनाही सियासियों की थी लेकिन वो किसी और के कब्ज़े में थे, और भी जगहों के ऊपर, और तकरीबन जो है वो अरबा रुपए की ज़मीन कराई गई। अब इसी में पता चला जाती उम्रा के अंदर उन्होंने क्या किया था कि सरकारी ज़मीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, उनका सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। ये एक खुली बददियानती और खुला कब्ज़ा करने का मामला था। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, नोटिस हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो है ये गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। PMLN के पास हक है वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के फैसलों को चैलेंज करें, उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में। पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना गिराए। आप ना सरकारी ज़मीनों के ऊपर आप कब्ज़े करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियाँ देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियाँ देंगे। अगर आप देंगे आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम था। चोई साहब आज जंगीर तरीन ने और उनके MNAs और MPAs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तहरीक इंसाफ किया, बेशक उस पर पूरी कौम को वापसी है, लेकिन अगर माजी में देखा जाए कि PTI ने वफाक के अंदर सबसे सीनियर अफसर पर डंडों की बारिश की और PTV पे हमला किया, वो सब कुछ PTI ने किया था। क्या उस पर आज PTI इस चीज़ के तनाजुर में कौम से माफ़ी मांगेगी? पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ा ही बदकिस्मत वाली बात होगी कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक फितना अंगेज मूवमेंट के साथ जोड़ दें। जो PTI की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, PTI की मूवमेंट क्या थी? PTI की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। PTI की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। PTI की मूवमेंट ये थी कि आप अरबा रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनके ऊपर एहतजाज होता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर PMLN के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए। उसके ऊपर भी जो लीडरशिप है वहाँ पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करके आइन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते, और इस तरह की डिक्टेशंस देने की कभी बात नहीं हुई। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है वो करना चाहिए। एक मिनट चोई साहब, ये बता दें कि माजी में आपकी TLP एक महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रिट को चैलेंज भी की। उस टाइम आपने PTV पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलअदम करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात। दूसरा, तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफ़ी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका।
दूसरा सवाल का जवाब दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखेंगे। अच्छा, राजा रियाज ने कहा है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, जहांगीर तरीन दोनों इकट्ठा कर लो ना। सर मेरा सवाल ये था कि आज जहांगीर तरीन उनके साथ उनके सर इधर तीनों एक ही कर रहे हैं ना। सर इधर मेरी बात सुन लेना। आज जहांगीर तरीन उनके इत्तेहादी MNAs MPAs ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम अपना आखिरी लाएअमल जो है वो करेंगे। आजम साहब को कहा है कि इंसाफ करें, जबकि जो उनके हम ख्याल ग्रुप है MNAs और MPAs का उनका अगर ना देखा गया तो वो कोई लाहे अमल बनाएंगे। तो ये क्या पाकिस्तान आपका भी तहरीक के लिए अलार्मिंग नहीं है? तीनों आपका तीनों का यही है। देखिए बात ये जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ज़मानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सब्तैन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है। और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। सो कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो ज़ाती नाराज़गियाँ हैं वो भी दूसरों के ऊपर डाली जाती हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो मुकदमा है वो अदालत में लड़ेंगे और उसके मुताबिक जो इंसाफ के ऊपर जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मुल्क के अंदर बिला के निसाब नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जेल में है और शौकत तरीन को आपने वज़ीर ख़जाना बना दिया। एक बार दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि TLP के राज से या हिंदुस्तान के साथ कोई शवाहिद मिले हैं या फिर आपने 20 अप्रैल के धरने के बाद हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? देखिए एक चीज़ ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा ज़मानत शुरू हो गई, केसेस मुंतकिल अंजाम तक नहीं पहुँचे। देखिए बात यह है, हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं उसके बाद तो अदालत जाने और मुलज़म जाने, हम उससे ज़्यादा हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है। उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में, और ये बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं ही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुत्तफिक हैं। वो आपको मालूम है कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमारे निज़ाम में इतना टाइम लग जाता है कि वो इंसाफ जो है वो कहते हैं ना जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते नज़र भी आना चाहिए। ये जो होते नज़र आने वाला मामला है इसके वजह इसके जो हमारी कम्प्लिकेशंस हैं, जो जिसमें हमारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी वजह से इंसाफ में ताख़ीर होती है। और ज़ाहिर है फिर ये सवाल उठते हैं जो अभी आपने किए। मेरा जवाब आप TLP के साथ जो आप लोगों के पहले मुआहदे हुए वो कि वो दबाव में थे, एक तो उनका क्या स्टेटस रहा है, दूसरा ये है कि आपने कहा कि पुलिस फ्रंट लाइन पे है। हमने देखा कि पूरे मुल्क में पुलिस को पूरी तरह टार्चर किया गया। बात ये है ना इनके पास वसाइल हैं, इनके पास इवन के इतने बैटर नहीं है कि लोगों को रोक सके। आपको रेंजर को कॉल करना पड़ा, तो ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे कि इनको एम्पावर किया जाए ताकि ये खुद खड़े होकर? तो सर इसी के साथ ही एक और ऐड कर लें कि अभी जो है वो पुलिस की जानिब से आजकल वीडियोस आ रही हैं कि उनको जो है मारा जा रहा है बारी बारी पकड़ पकड़ के जिनको। तो ये क्या गलत नहीं है कि अदालतों में पेश करने की बजाय उनको खुद जो है मुर्गे बना के उनको नारा या रसूलुल्लाह का लगाने वाले हैं, उनको अच्छा कानून के हवाले करें, नारा लगवा रहे हैं उनसे। आपने 3 से 4 घंटे की अगर आप इतने सारे सवाल करेंगे तो याद ही नहीं रहेगा कि इसने से रेलेवेंट है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि इस तरह की हेट स्पीचेस की वीडियो जो है वायरल ना हो। लेकिन अभी थानों में से ये वीडियोस वायरल हो रही है कि मारपीट हो रही है। नहीं होना, नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। कोई भी हम देखें पाकिस्तान का आइन है, आर्टिकल 14 जो है वो आपको राइट ऑफ डिग्निटी देता है, इज़्ज़त का हक देता है और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और किसी को भी कानून से हट के नहीं ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो बेशक दहशतगर्द भी हो, उसको भी हक है कि उसको कानून के मुताबिक ही ट्रीट किया जाए और पुलिस ऐसे ही करेगी, कोई इसमें ऐसा दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि TLP के साथ मुआहिदों का क्या स्टेटस है, तो अब तो TLP ख़त्म हो गई है। नाउ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होंगे या बातचीत होगी वो तो वैसे ही वॉइड हो जाएगी। वफाकी वज़रा को देखें, वज़ीर आज़म को देखें, करप्शन और एहतसाब की बात करते हैं, जहांगीर तरीन का मामला आता है, चीनी आती है, ये गरीब 20 करोड़ आवाम का कब जिक्र आएगा? 22 करोड़ आवाम रिलीफ पैकेज जो उनको दिया गया, देखें आवाम की भी बात की जाए। सही बात है, आवाम देखिए ना, तकरीर तो नहीं ना करनी, सवाल करो ना। बात यह है कि आपने ये कहा कि आवाम की अभी जो है आप देखें चीनी का रेट जो है वो इस वक्त कम हुआ है या नहीं हुआ?
आटे का रेट जो है वो कम नहीं हर जगह यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मिल रहा है। कल परसों जो है वो 1 अरब रुपए की जो है वो सेल की है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने, जो कि हिस्टोरिकल है। अब आपने कितना मुल्क लिया है, जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि पुलिस के पास डंडे तक नहीं है, पुलिस के पास वसाइल तक नहीं है। तो जो लोग 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं उनसे पूछे ना कि ये क्या किया आपने, ये क्या आपने खत्म। सिर्फ पंजाब के अंदर 3 ट्रिलियन यानी तकरीबन सिर्फ जो अगर आप सिंध को और पंजाब को मिलाएं 3000 अरब रुपया खर्च हुआ है ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने किया सिर्फ 5 सालों में। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो शहबाज शरीफ ने और मुराद अली शाह साहब ने और इन्होंने खर्च किया। तो उनसे सामने सवाल जाके रखे ना कि क्या किया आपने 30 साल में। अगर आज पुलिस की हालत है, पूछे उनसे कि ये इदारों की ये हालत है, ये क्या हालत है। हम तो एक तिनका करके बिल्कुल जो आप समझिए कि बुनियाद रख रहे हैं इदारों की, तमाम इदारे तबाह बर्बाद करके चले गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको ठीक करेंगे। बहुत वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राना सना की धमकियों पर इंसदादे दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के लिए शिद्दत पसंदों वाली ज़बान इस्तेमाल की। ये ज़बान बानी MQM और शिद्दत पसंदों ने इस्तेमाल की।